हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ तक का रिवीजन भी अच्छे से कर रहे होंगे, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ। और मान रहा हूँ कि आप मेरी उम्मीद पे खरे उतर रहे हैं और बराबर रिवीजन जो वो कंटिन्यू करते आ रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इंडेक्स नंबर के बारे में। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे इंडेक्स नंबर। देखिए, आपने इंडेक्स नंबर पहले तो मैं बताऊँगा कि आपने कहाँ कहाँ देखा होगा। जैसे एक होता है डीए, डियरनेस अलाउंस। वो क्या है? महंगाई भत्ता। वो क्या एक तरीके का इंडेक्स नंबर है। या फिर आपने जो आपके इनकम टैक्स है उसके अंदर कॉस्ट इंडेक्स देखा होगा, जो कि जिसके अंदर अपन जब लॉन्ग टर्म एसेट होती है तो उसमें हम इंडेक्सेशन जब करते हैं तो वहाँ पर आपने इंडेक्स देखा होगा। या फिर आपने देखा होगा निफ्टी वगैरह, इनके इंडेक्स देखे होंगे। तो ये क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं और क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं? तो देखिए, इनका मेन रीज़न ये है कि ये बताते हैं कि ओवर द टाइम क्या सीरीज है, किस तरीके से ये चल रहे हैं। थोड़ा बहुत जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ आएगा और फिर उसके बाद में आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले तो इश्यू इन्वॉल्व इन इंडेक्स नंबर के, इसके अंदर क्या क्या इश्यू रहते हैं। फिर टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर होते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर। फिर इंडेक्स नंबर कैसे बनाए जाते हैं। चेन इंडेक्स नंबर क्या होता है, यूजफुलनेस ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसके अंदर डिफ्लेटिंग और स्प्लाइसिंग जो है वो दो देखेंगे। और फिर जो है वो टेस्ट ऑफ एडुकेसी जो है वो देखेंगे। इसमें कुछ लोग थे जिन्होंने अलग अलग अपने अपने मेथड दिए, वो भी देखेंगे वो किस तरीके से दिए, कौन कौन जो है वो कौन कौन सा टेस्ट जो वो पास करता है और किस तरीके के क्वेश्चन जो वो आते हैं। जैसे ये कॉलेज लेक्चरर ABST के अंदर भी इससे क्वेश्चन आया था, तो वो भी बताएंगे कि उसमें कौन सा क्वेश्चन आया था और किस तरीके का क्वेश्चन जो वो आया था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें तो इंडेक्स नंबर आर कन्वीनियंट डिवाइसेज फॉर मेजरिंग रिलेटिव चेंज और डिफरेंसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए, जैसे अपन ने बात की डीए, डियरनेस अलाउंस, ये क्या है? महंगाई भत्ता। हमने क्या किया, जो भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई। जैसे 100 रुपये की चीज़ जो वो अब 105 हो गई है। अब जिसकी सैलरी 10,000 थी, 10,000 के अंदर मान लीजिए वो 100 रुपये वाली चीज़ जो वो कितनी ले सकता था, 100 चीज़ ले सकता था, वो 100 आइटम ले सकता था। अब अगर उसकी प्राइस 105 हो गई है और इसकी सैलरी अगर 10,000 रखेंगे तो क्या वो 100 चीज़ें अभी भी ले पाएगा? क्या 100 चीज़ें खरीद पाएगा? क्या नहीं, अब वो चीज़ें कम खरीद पाएगा। जैसे 10,000 डिवाइडेड बाई 105, मान लीजिए वो 950 आता है। मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेटर नहीं है, आप देख लीजिएगा। सपोज वो 950 आता है, तो अब इस केस के अंदर बेचारा वो जो है वो उसकी सैलरी नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई, तो उसके तो प्रॉब्लम हो गई। जहाँ वो 100 चीज़ लेके आ रहा था वहाँ वो 950 ही लेके आ पा रहा है। क्लियर है? या फिर जैसे उसकी सैलरी में वो 100 रुपये के हिसाब से मान लीजिए गेहूँ की प्राइस थी, तो 100 केजी लेके आता था और 100 केजी में उसका घर चल रहा था। अब उसके 950 केजी आ रहे हैं तो उसके घर जो वो नहीं चल रहा है महंगाई के हिसाब से। तो इस महंगाई के रिलेशन में उसका क्या होना चाहिए, सैलरी भी बढ़नी चाहिए। अब महंगाई कितनी बढ़ी है वो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हम इंडेक्स नंबर है जो यूज़ कर सकते हैं। टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह के हिसाब से कर सकते हैं, टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। Just as the arithmetic mean is used to represent a set of value, a index number is used to represent a set of value over two or more different period or location. जैसे कि 2010 और 2020 इनका इंडेक्स नंबर हमने कंपैरिजन किया कि, या फिर जैसे अपन वही लेते हैं कैपिटल गेन चैप्टर का अगर देखें इंडेक्स, तो उसमें क्या है कि 2001 का जैसे इंडेक्स हमने लिया 100 और 2020 का हमने लिया 279। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ 2001 में 2000 के अंदर 100 रुपये की थी, वो हम मान रहे हैं कि 2020 के अंदर उसका कितना हो गया, 279 हो गया। या फिर यूँ समझिए जैसे 1950 रुपये के अंदर किसी ने 100 रुपये के अंदर 10 बीघा ज़मीन ली, क्या वो आज भी 10 एकड़ ज़मीन ले सकता है 100 रुपये में? नहीं। क्यों? क्योंकि आज रिलेटिवली, मतलब उसके कंपैरिजन में क्या हो चुके हैं, प्राइजेज जो वो बढ़ चुके हैं। तो उसको हम कैसे मेजर करें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर है जो यूज़ करते हैं। द बेसिक डिवाइस यूज इन ऑल मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन इज द एवरेज द रिलेटिव चेंज इन आइदर क्वांटिटीज और प्राइस। सिंस रिलेटिव
आर कंपेरेबल एंड कैन बी एडेड इवन दो द डाटा फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड कैन नॉट देम सेल्फ बी एडेड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझिएगा, इफ़ wheat production has gone up to 110% of the previous year production and the cotton production has gone up to 105%, it is possible to average the 2% as they have gone up by the 107.5%. This assume that the both have equal weight। समझिएगा, दो तरीके के वेट देके हम समझेंगे, एक तो सिंपल देखेंगे और एक वेटेड देखेंगे। सिंपल क्या होता है, जिसके अंदर हम जैसे प्राइस का अगर देख रहे हैं तो प्राइस के अंदर क्वांटिटी का वेट नहीं दे रहे हैं, सीधा प्राइस का देख रहे हैं। जैसे 100 रुपये था और अब 110 हो गया, तो हमने क्या किया, 10% इंक्रीज़ का। ठीक है, यहीं पर अगर क्वांटिटी की बात करें कि प्रोडक्शन जैसे पिछले साल जो था वो 100 रुपये के अंदर हमने 10,000 यूनिट बनाई थी मान लीजिए, और अब इस बार जो हमने 11,000 यूनिट बनाई है और 110 के हिसाब से दी है। तो यहाँ पर अगर क्वांटिटी का भी वेट दें, एक तो सीधा हो गया कि प्राइस का दे दें कि 110 रुपये हो गए 100 के बजाय, ठीक है, तो 10% इंक्रीज हो गया, ये सीधा सीधा हो गया कि 10% इंक्रीज हो गया। दूसरा क्या है कि 100 रुपये इंटू 10,000, पहले इनकी वैल्यू कितनी थी, इतने का प्रोडक्शन हुआ था, उसकी टोटल वैल्यू ये थी, अब उसी का कितना हो गया 110 इंटू 11,000। तो क्वांटिटी का यहाँ पर क्या कर दिया गया है, वेट दे दिया गया। तो एक तो सिंपल होता है, एक वेटेड होता है। आगे हम देखेंगे, सारे मेथड देखेंगे तो आपको और ज़्यादा एकदम अच्छे से क्लियर समझ आ जाएगा। बट इफ वीट प्रोडक्शन इज ट्वाइस एज इम्पोर्टेंट एज कॉटन, परसेंटेज शुड बी वेटेड 2:1। गुडविल के अंदर देखते हैं हम कि भाई एक तो होती है सिंपल गुडविल, जैसे कि 10,000, 12,000, 15,000, 12,000। तो ऐसा अगर कोई ट्रेंड नहीं है तो हमें पता नहीं कि इस साल के अंदर 5th ईयर के अंदर क्या प्रोडक्शन होगा। लेकिन यहीं पर ऐसा होता है कि 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, तो हाईली चांस है कि इस बार भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, 1, 2, 3, 4 ऐसा वेट देते थे। तो वैसे ये कह रहा है कि एक तो हमारे पास हम क्या कहते हैं कि जैसे वीट है और कॉटन है, दोनों का हमने सिंपल एवरेज ले लिया, मतलब दोनों का वेट एक एक मान के ले लिया, और एक हमने इनकी क्वांटिटी का वेट दे दिया, जैसे ये 10,000 केजी और ये 12,000 केजी। तो ऐसा वेटेड भी हम देख सकते हैं। आगे एक एक के मेथड आएंगे सारे सारे, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। एवरेज रिलेटिव ऑब्टेन थ्रू दिस प्रोसेस आर कॉल्ड इंडेक्स नंबर। द एवरेज रिलेटिव ऑब्टेन, जो भी ये रिलेटिव हम कैलकुलेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर कहते हैं। डेफिनेशन अगर देखें तो एन इंडेक्स नंबर इज द रेशियो ऑफ 2 और मोर टाइम पीरियड are involved, one of which is base time period, the value at which base time period serve as the standard point of comparison। जैसे कैपिटल गेन के अंदर 2000 जो है उसमें हमने क्या किया, इंडेक्स नंबर 100 माना है। 2020 का मान लीजिए 279 है, और मान लीजिए कि 2021 का 301 है। तो ये क्या है, हमने इसको बेस मान लिया कि 2000 के अंदर जिसके भाव 100 रुपये थे, उसके 2020 में 279 हो गए और 2021 में 301 हो गए। क्लियर है। तो यहाँ पर जैसे किसी के भाव 10,000 थे 2000 के अंदर, तो उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि इसका भाव इसके अभी कितना हो गया, 27,900, और इसके भाव कितना हो जाएंगे, 30,100 के इसमें हो जाएंगे, 2021 में हो जाएंगे। क्लियर। तो ये रिलेटिव चेंज, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, हम दो चीज़ मेजर देखते हैं। एक तो एब्सोल्यूट मतलब जैसे 10 रुपये चेंज हुआ, 12 रुपये चेंज हुआ, 15 रुपये चेंज हुआ, ये तो एब्सोल्यूट। और एक रिलेटिव क्या, 10% चेंज हुआ, 15% चेंज हुआ, 20% चेंज हुआ। रिलेटिव हमेशा किसके लिए कैलकुलेट किए जाते हैं, कंपैरिजन के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ये अपन ने बेसिक में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखी है। एग्जाम्पल NSE, BSE, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह, ये जो सारे इकोनॉमिक्स में आप जो भी पढ़ते हैं। एन इंडेक्स टाइम सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर 2 और मोर पीरियड ऑफ टाइम वेयर ईच इंडेक्स नंबर एम्प्लॉयज द सेम बेस ईयर। अब यहाँ पर दोनों का बेस ईयर सेम होना चाहिए। जैसे 2020 जो वो 2000 के बेस ईयर मान के किया है, तो 2021 भी 2000 को बेस ईयर करके करना होगा ताकि इसको कंपेयर कर सकें, नहीं तो यहाँ पर कंपेयर नहीं कर पाएंगे। आगे मेथड आएंगे तब सारे ये आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। रिलेटिव आर डिराइव्ड बिकॉज एब्सोल्यूट नंबर मेजर इन सम अप्रोप्रिएट यूनिट आर ऑप्टन ऑफ लिटल इंपॉर्टेंस एंड मीनिंग लेस इन देमसेल्फ। समझिएगा, जैसे पानी है वो किस में, लीटर के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है। वीट है वो
केजी में किया जाता है, ठीक है, और डिस्टेंस है वो किलोमीटर में वेट किया जाता है। पानी का पानी से कंपैरिजन करना है लीटर के हिसाब से कर सकते हो, वीट का वीट से कंपैरिजन करना है केजी में कर सकते हो, डिस्टेंस का डिस्टेंस से करना है किलोमीटर में कर सकते हो। लेकिन अगर इन तीनों को आपस में कंपैरिजन करना है कि पानी के भाव क्या हुए, जैसे डिस्टेंस हटा देते, पानी के भाव और वीट के भाव में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो फिर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा और इसको भी परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है? जैसे 2 रुपये पर लीटर बढ़ा है और 3 रुपये पर केजी जो है भाव बढ़े, तो यहाँ कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कहते हैं अगर कि पानी जो है वो 10% महंगा हुआ है और गेहूँ जो है वो 12% महंगा हुआ है, तो हम ये इससे समझ सकते हैं कि भाई गेहूँ के अंदर ज़्यादा महंगाई आई है एज कम्पेयर टू पानी। इफ़ द मीनिंग ऑफ ए रिलेटिव फिगर रिमेन एम्बिगुअस इट इज़ नेसेसरी टू नो द एब्सोल्यूट एज वेल एज द रिलेटिव नंबर। तो हमें दोनों पता होना चाहिए, एब्सोल्यूट नंबर में कितना चेंज हुआ और उसके साथ साथ हमें रिलेटिव मेजर में भी पता होना चाहिए। आवर डिस्कशन ऑफ इंडेक्स नंबर इज कन्फर्म टू वेरियस टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, उनके यूज, उनके मैथमेटिकल टेस्ट, उनके प्रिंसिपल क्या इन्वॉल्व है, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये सारे हम देखेंगे। अलग अलग इंडेक्स मेथड के तरीके, वो कहाँ यूज होते हैं, क्या उनकी कैलकुलेशन होती है, क्या क्या मैथमेटिकल टेस्ट होते हैं, कौन सा टेस्ट जो है वो पास करता है, वो सारा देखेंगे। इंडेक्स नंबर आर स्टडीड हियर बिकॉज सम टेक्निक फॉर मेकिंग फोरकास्ट और इन्फ्रेंस अबाउट द फिगर आर अप्लाइड इन टर्म ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इससे क्या हो सकता है कि इससे हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं, एक पता कर सकते हैं भाई किस में क्या जो है वो करने की ज़रूरत है। समझिएगा, जैसे आपको पता चला कि स्टील का जो प्रोडक्शन है वो 10% बढ़ा है और आयरन का जो प्रोडक्शन है वो 20% बढ़ा है और एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो मान लीजिए 15% बढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि आयरन का प्रोडक्शन जो वो ज़्यादा हुआ 20%, क्यों हो सकता है उसमें टेक्नोलॉजी अच्छी हुई हो सकता है और कोई कारण हुआ हो। स्टील का प्रोडक्शन 10% बहुत कम बढ़ा है, एग्रीकल्चर का 15% बढ़ा है। तो यहाँ से हमें पता चल सकता है जैसे कि 2020 में 15% बढ़ा है, ठीक है, और 2021 में एक्सपेक्टेड है कि 15% बढ़ेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई 2010 के अंदर 1 लाख केजी अगर हमने जो है वो प्रोडक्शन किया था तो यहाँ पर 1,15,000 का प्रोडक्शन होगा और यहाँ पर कितना होगा 1,15,000 का 15%, ये मान लीजिए 32-33 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो ये इतना प्रोडक्शन होगा, ये हमारे फोरकास्टिंग में मदद आएगा। जैसे हम ये इससे पता कर सकते हैं कि 2022 में जैसे कितना प्रोडक्शन है जो होगा। क्लियर है? आगे मेथड पढ़ेंगे तब आपको पूरा अच्छे समझ आ जाए। इन रिग्रेशन एनालिसिस आइदर द इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल और बोथ में हैव द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नंबर। रिग्रेशन में भी हम इसी तरीके से यूज करते हैं, तो वो भी एक तरीके से इंडेक्स नंबर के जैसा ही होता है। दे आर लेस अनवाइडली देन लार्ज नंबर एंड रेडिली अंडरस्टैंडेबल। देखो, जो रिग्रेशन है ना, वो रिग्रेशन पर्टिकुलर जैसे कोई 2 में से एक को डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट है उसके हिसाब से किया जाता है। इंडेक्स नंबर है जो थोड़ा और ब्रॉड टर्म के अंदर किया जाता है। दीज आर ऑफ 2 ब्रॉड टाइम, सिंपल और कॉम्पोजिट। द सिंपल इंडेक्स नंबर जो वो क्या है, इज कंप्यूटेड फॉर 1 वेरिएबल वेयर इज द कॉम्पोजिट इज कैलकुलेटेड फॉर 2 और मोर वेरिएबल। मोस्ट इंडेक्स नंबर आर कॉम्पोजिट इन नेचर। जैसे आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ गेहूं का कर रहे हैं, ठीक है, आपने कहा कि सिर्फ गेहूं का जो है वो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये तो हो गया सिंपल। आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस का किया जिसके अंदर गेहूं भी है, कॉटन भी है और बाजरा भी है और क्या हो गया जैसे ज्वार भी है, ठीक है। इन सब का आप देख रहे हैं और सब का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं मिला के, तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉम्पोजिट हो जाएगा। अब इसके अंदर इश्यू क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं इसको बनाने में। फॉलोइंग आर द सम ऑफ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया प्रॉब्लम विच हैव टू बी फेस्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सिलेक्शन ऑफ डाटा, सबसे पहला जो प्रॉब्लम रहती है वो क्या रहती है कि सिलेक्शन ऑफ डाटा, कि हम डाटा को किस तरीके से सेलेक्ट करें, कौन से डाटा को लें। मतलब सर कैसे, कौन से डाटा को लें, जैसे क्या हम डाटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके ले लें। देखिए, सिलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या, या तो हम क्या कर सकते हैं, डाटा जो वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के ले लें, क्या हम डाटा पूरे इंडिया के लें, क्या हम डाटा पूरे वर्ल्ड के लें, क्या हम डाटा जो है वो किस पीरियड के लें, ठीक है,
ये सबसे पहली प्रॉब्लम कि डाटा कहाँ से लें। सिलेक्शन, इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्पज फॉर विच इंडेक्स नंबर इज यूज्ड। इफ इट इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ नोइंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग, देयर इज नो नीड ऑफ इंक्लूडिंग द प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स विच डू नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लिविंग इंडेक्स नंबर index number are often constructed from the sample. It is necessary to ensure that it is representative। समझिएगा, जैसे हम क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि भाई जैसे हम लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग जो वो कितना बढ़ गया है। पहले जैसे 10,000 रुपये में घर चल सकता था, आज के टाइम में क्या 10,000 में घर चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो हमें देखना होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है, CII क्या है। अब इस CII के लिए हम क्या क्या डाटा लें, प्राइस किसकी लें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर अब आदमी के रहने के लिए, खाने पीने के लिए, घर चलाने के लिए उसके बेसिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सब के भाव लेने चाहिए हमें, ठीक है। अब उसके अंदर हमने जैसे कोई महंगी चीज़ जो है वो उसकी प्राइस जो बढ़ गई, जैसे आर्म्स जो है वो बढ़ गए, भारत के अंदर जो बंदूकें वगैरह खरीदते हैं उनके भाव बढ़ गए, क्या उसको कॉस्ट ऑफ नॉर्मल कॉस्ट के पर्सन के जो लिविंग इंडेक्स है उसको कैलकुलेट करने में कंसिडर करना चाहिए क्या? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। तो हम सैंपल में जो डाटा लेंगे उसके हिसाब से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो सैंपल के अंदर कौन से डाटा जो है वो कैलकुलेट करें, ये हमारा सबसे पहली प्रॉब्लम है, हमें सबसे पहले इसको समझना है। रैंडम सैम्पलिंग एज इट नीड बी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कैन इंश्योर दिस। अब देखो सैम्पलिंग जो वो किस तरीके से होती है, एक तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से रैंडम क्या होता है, जिसमें कोई भी सैंपल के आने के चांसेस, कोई भी चीज़ के आने के चांसेस बराबर रहते हैं। जैसे एक क्या है, गेहूं की बोरी है, जिसमें से गेहूं की बोरी में से आपने क्या किया, उसमें से एक मुट्ठी जो है वो गेहूं निकाला, तो अब उसमें कोई भी आ सकता है, ख़राब आ सकता है, सही आ सकता है, जो भी गेहूं है वो कोई भी आ सकता है। क्लियर है। यहीं पर अगर हम क्या करते हैं, उस गेहूं की बोरी में से पर्टिकुलर फिक्स कर लेते हैं कि एक साइड का पोर्शन इतना हटा के सिर्फ उसी में सैंपल ले रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो सही है उसी में से है, या हो सकता है खराब है उसी में से है। तो सैंपल जो वो क्या होना चाहिए, रैंडम मतलब कि जिसमें किसी के भी सेलेक्ट होने के चांसेस जो बराबर होने चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू इंश्योर कंपेरेबिलिटी ऑफ डाटा जो वो कंपेरेबल होने चाहिए, मतलब रिलेटिव मेजर में होने चाहिए, जैसे एक का दूसरे के साथ कंपैरिजन हो सके कि इंडिया के अंदर CII क्या है, चाइना के अंदर CII क्या है, अमेरिका के अंदर CII क्या है, तो इन तीनों को कंपैरिजन कर सके ऐसा होना चाहिए। या राजस्थान में क्या है, MP में क्या है, और साउथ के अंदर केरल के अंदर क्या है, तो उनके इंडेक्स नंबर ऐसे होना चाहिए कि उसको आपस में कंपेयर कर सकें। दिस कैन बी इंश्योर बाय कंसिस्टेंसी इन द मेथड ऑफ सेलेक्शन ऑफ यूनिट फॉर द कंपाइलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहला तो यूनिट सेम होनी चाहिए, दूसरा उसमें मेथड जो वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं इस बार आपने कोई और मेथड से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किए, आगे वाले साल में और कोई इंडेक्स नंबर मेथड से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किए, तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाउएवर डिफिकल्टी अराइज इन द सिलेक्शन ऑफ commodities because the relative importance of the commodities keep in changing with the advancement of the society। समझिएगा, आज़ादी के टाइम 1950 के अंदर ज़्यादातर लोग जो वो बाजरे का कंजम्पशन करते थे, तो उस टाइम कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन के लिए हमें बाजरे की जो प्राइस है वो लेनी ज़्यादा सही थी, बेहतर थी। लेकिन आज के टाइम में देखें तो ज़्यादा लोग जो है वो गेहूँ कंज्यूम करते हैं, तो आज का जो इंडेक्सेशन है उसके अंदर गेहूँ का इंपॉर्टेंस जो वो बढ़ चुका है। क्लियर है। या 1950 के अंदर लोग ज्वार जो है या मक्का है उसको भी मक्के को कंज्यूम करते थे, आज के टाइम मक्के को कम कंज्यूम करते हैं या ना के बराबर कंज्यूम करते हैं। तो आज के जो CI है उसके अंदर मक्के की प्राइस जो उसका इंडेक्सेशन हमें ले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा गेहूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। मोर सो इफ द पीरियड इज़ क्वाइट लॉन्ग, बहुत लंबा है, दीज चेंजेस आर क्वाइट सिग्निफिकेंट बोथ इन बास ऑफ प्रोडक्शन एंड द यूज मेड बाय। अब अगर छोटा पीरियड जैसे 2010 से 2020 तक का देख रहे हैं, तब तो नॉर्मली जैसे ऐसा होगा कि भाई 2010 में गेहूं का कंजम्पशन कर रहे हैं, 2020 में भी नॉर्मली गेहूं का कंजम्पशन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। लेकिन 1950 से 2020 तक का अगर देखेंगे ना, तो लंबा टाइम लेंगे तो उसके अंदर कंजम्पशन का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर रिलेटिव मेजर जो है वो मतलब किसको सिग्निफिकेंट जो है वो चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। उसके बाद में बेस पीरियड। अब बेस पीरियड किसको लिया जाए, जैसे बेस पीरियड के जैसे आप राजस्थान जब पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के अंदर जैसे आप अलग अलग देखोगे कि एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर शायद मेरे को पूरा याद नहीं कि 1986 या ऐसा कुछ उस वहाँ का मेजर जो वो चल रहे हैं, या पशु गणना में जैसे वो 2000 को बेस बना के उसके हिसाब से चल रहे हैं। पॉपुलेशन में 1950 को जैसे बेस बना के चल रहे हैं। अब बेस ज़्यादा पुराना हो गया तब तो फिर क्या होगा, उसका इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगा। समझिएगा, आज आप कहेंगे अगर
कि आज महंगाई जो वो 5000% बढ़ गई, हम कहेंगे अरे यार तब तो बहुत भारी चिंता हो गई। अब हमने कहा 5000% कैसे बढ़ गई, तो उन्होंने कहा कि हमने 1800 को बेस लिया है, सन 1800 के हिसाब से बेस लेके चल रहे हैं, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। बेस ऐसा होना चाहिए जो वास्तविकता के नज़दीक हो। जैसे इनकम टैक्स में भी उन्होंने क्या किया, पहले 1981 जो है उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन कैलकुलेट कर रखे थे, उसको 100 मान रहे थे 1981 को और उसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, चेंज किया और उसको क्या लिया, इंडेक्स को 2000 से शुरू किया। उन्होंने कहा कि अब 1981 बहुत पुराना हो गया और अब उसका कोई खास इंपॉर्टेंस बचा नहीं। तो बेस पीरियड किसको लें, इट शुड बी केयरफुली सेलेक्टेड बिकॉज इट इज़ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये पॉइंट है जिससे हम रेफरेंस लेंगे, जिसके हम कैलकुलेशन सारी सारी करेंगे। डिस्क्राइब द इंडिविजुअल बिहेवियर। अब देखिए ये चैप्टर आपको आधे अधूरे में कम समझ आएगा, जब पूरे मेथड वगैरह पढ़ के इसको एक बार वापस पढ़ोगे तो बहुत सिंपल सा लगेगा। बहुत सिंपल चैप्टर, ये बहुत सिंपल। द पीरियड शुड बी नॉर्मल। अब आपने जो पीरियड लिया, जैसे उस पीरियड में मान लीजिए फ्लड आ गया था और उस वजह से प्रोडक्शन नहीं हुआ था, अब उसकी वजह से आप इस साल का प्रोडक्शन देख रहे हैं तो आपको देखने को मिलता है कि रिलेटिवली भयंकर जो है वो प्रोडक्शन हुआ। या फिर जिसको आपने बेस लिया उसके अंदर हरित क्रांति आई थी और उसके अंदर एकदम से प्रोडक्शन बढ़ गया था, उसको बेच ले तो भी मतलब नहीं है। तो एक तो पहले तो वो साल क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, पीरियड जो नॉर्मल होना चाहिए। वन ऑफ द रिलेटिव स्टेबिलिटी नॉट अफेक्टेड बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट लाइक वार, फेमाइन, इट इज। ऐसा कोई वार हो गया उसकी वजह से एकदम से बढ़ जाए, एकदम से कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रिलेटिवली रिसेंट, और ये क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। बिकॉज वी मोर कंसर्न विद द चेंजेस विद रेफरेंस टू द प्रेजेंट एंड नॉट विद द डिस्टेंस पास्ट। समझिएगा, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर जो किसान हैं, किसानों को अगर आज सही तरीके से अच्छे नए मेजर के हिसाब से कैलकुलेट करें ना, तो उनकी इनकम के अंदर वाकई बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक आया है। तो सरकार उसके लिए क्या करती है, सरकार उसके लिए उनका कंपैरिजन कब से देखती है, सरकार उनका कंपैरिजन पीछे से बताती है। जैसे 1960 से बता रही है, अब 1960 से हिसाब से तो उनका कंपैरेटिव उनकी इनकम बढ़ी है। समझ पा रहे बात। लेकिन अब वो 1960 बहुत पास्ट है, बहुत पुराना है। अब उससे रेफरेंस करके वो अपने को बेवकूफ़ बना रहे एक तरीके से कि भाई हाँ तुम्हारी इनकम तो देखो बड़ी है, किसानों तुम्हारी इनकम तो बड़ी है, लेकिन वो तुम्हारा बेस भी तो बहुत पुराना है, उस बेस का तो अब कोई मतलब नहीं है। तो बेस एक तो नया होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए। देर आर 3 वेरिएंट ऑफ द बेस, फिक्स्ड, चेन एंड द एवरेज। ये तीनों आएंगे आगे, इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे हम। ये जस्ट इसके बाद में ये आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के अंदर। सिलेक्शन ऑफ वेट, अब किसको कितना वेट दिया जाए। अब देखो आदमी के जो नॉर्मल जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके हिसाब से अगर बात करें तो उनके जो है, उनके अगर कल को बाजरे के भाव जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आज के टाइम में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बाजरा उनके नॉर्मल लाइफ के अंदर आज के टाइम में कम है। या फिर कल को मर्सिडीज़ की प्राइस जो वो दोगुनी हो जाए तो क्या वो चिंता में आएंगे क्या, नहीं। उनको पता है कि ना मेरे को मर्सिडीज़ पहले खरीदनी थी ना अब खरीदनी है, ठीक है। लेकिन यही मारुति सुजुकी की जो कार आती है उनकी प्राइजेज अगर बढ़ती है तो उस केस के अंदर उनके इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। तो अगर आप नॉर्मल इन लोगों के लिए इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय के लिए, अपने जैसे लोगों के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो वेट किसको दिया जाना चाहिए, जो मध्यम वर्गीयों के जो ज़्यादा यूज़फुल की चीज़ें उनको वेट ज़्यादा होना चाहिए और उसके हिसाब से इंडेक्स नंबर होना चाहिए। It is necessary to point out that each variable involved in the composite index should have a reasonable influence on the index. Due consideration should be given on relative importance of each variable which relate to the purpose for which index is to be used. For example, in the computation of cost of living index, sugar cannot be given the same importance as the कैरल। समझ पा रहे मत, या यूँ नॉर्मल समझिएगा भाई, जैसे चाय के भाव बढ़ेंगे तो उस केस के अंदर तो क्या होगा, नॉर्मल जो मध्यम वर्गीय उनके लिए इम्पैक्ट आएगा उसका, क्लियर है। लेकिन आज के टाइम में केरोसिन के भाव बढ़ गए, क्या उसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे मत, क्योंकि केरोसिन आज के टाइम में बहुत कम यूज होता है। यहीं पर आज से 2000 के साल 2000 में बात करें तो वहाँ पर केरोसिन के भाव अगर बढ़ते तो क्या उसका इम्पैक्ट आता है, क्या हाँ इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम में चिमनियाँ जलाते थे लोग, केरोसिन जो वो ज़्यादा यूज करते थे। तो किसको कितना वेट दिया जाना चाहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मतलब सही तरीके से होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, मतलब ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। यूज ऑफ एवरेजेज, सिंस वी हैव अराइव एट ए सिंगल इंडेक्स नंबर समराइजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे आपने क्या किया, ये
निफ्टी का जैसे आपने इंडेक्स लिया तो उसके अंदर क्या, निफ्टी के अंदर सेलेक्टेड कंपनियां, सपोज 30 कंपनी जो उनके शेयर के प्राइस जो उनके हिसाब से उन्होंने क्या किया, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रखे हैं। क्लियर है। अब इस 30 का जो कंपनीज हैं, ठीक है, उन सब 30 का सम जो है वो समराइज फॉर्म जो है वो क्या है, इंडेक्स नंबर है। समझ पा रहे बात। तो ये क्या कर रहा है, उन 30 का एवरेज ले रहा है। सिंस वी हैव टू अराइव एट ए सिंगल इंडेक्स नंबर समराइजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट इज ईजी टू रियलाइज दैट एवरेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटिंग इंडेक्स नंबर। जियोमेट्रिक मीन इज बेटर। अब एवरेज कौन सा लें, अर्थमेटिक मीन लें या जियोमेट्रिक मीन लें या कैसा लें, एवरेजिंग रिलेटिव, बट फॉर द मोस्ट इंडिसेंस अर्थमेटिक मीन इज यूज बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन जो थी वो 10,000 थी सन 2000 के अंदर, फिर 2010 के अंदर जो वो मान लीजिए ये हो गई पॉपुलेशन 15,000, और 2020 के अंदर ये हो गई 20,000 या 22,000, मान लीजिए 22,000। तो अगर आपसे पूछे कि कितना इंक्रीज हुआ, तो इन तीनों का सीधा एवरेज लेके हम कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीधा अर्थमेटिक मीन, क्योंकि वो सिंपल है। लेकिन आप खुद देखिए कि 2000 से जो 2010 के अंदर प्रोडक्शन जो इंक्रीज करने में, पॉपुलेशन इंक्रीज करने में कितने लोग लगे हुए थे, 10,000 लोग लगे हुए थे। 2010 से लेकर 2020 तक पॉपुलेशन इंक्रीज करने में कितने लोग लगे हुए थे, 15,000 लोग लगे हुए थे। या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो, 10,000 रुपये पे मान लीजिए 5,000 ब्याज था, तो 2010 पे 15,000 पे ब्याज आना शुरू हुआ। और कंपाउंडिंग जो वो कौन बताता है, जियोमेट्रिक मीन बताता है। तो वैसे तो जियोमेट्रिक मीन बढ़िया है, लेकिन जियोमेट्रिक मीन में आपको पता है कि उसका फॉर्मूला थोड़ा ट्रिकी होता है, तो वो ज़्यादा हार्ड होता है। तो वो इंडेक्स नंबर के अंदर उसकी जगह अर्थमेटिक मीन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि वो सिंपल है। तो कौन सा एवरेज लें, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इससे और आपको फ़र्क पता चलेगा कि फिशर जो उसने क्या किया, फिशर ने जियोमेट्रिक मीन लिया। अब जियोमेट्रिक मीन लिया तो उसको बेचारे को फिर उसके जो लिमिटेशन उसमें ये भी बताएंगे कि भाई ये पहली बात तो ये हार्ड है, ठीक है, ये ज़रूर कहेंगे कि ये बेस्ट है, लेकिन ये हार्ड है। फिर उसके बाद में कौन सा इंडेक्स नंबर सही है, उसके लिए कुछ टेस्ट है, 4 टेस्ट है। उसमें से फिशर का जो, क्योंकि जियोमेट्रिक मीन अब हार्ड हो सिंपल हो, लेकिन सही जो जियोमेट्रिक है तो उसने जियोमेट्रिक इस्तेमाल किया, तो ये फिशर वाला ज़्यादा टेस्ट जो वो पास करेगा, और जो बाकी वाले हैं वो कम टेस्ट पास करेंगे, ठीक है। चॉइस ऑफ वेरिएबल, इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड विद रिगार्ड टू प्राइस और क्वांटिटी और एनी अदर मेजर। या तो प्राइस के हिसाब से लेते हैं, या क्वांटिटी का कैलकुलेट करते हैं, या वैल्यू का कैलकुलेट करते हैं। वी हैव टू डिसाइड अबाउट द यूनिट। फॉर एग्जांपल ए प्राइस इंडेक्स नंबर, इट इज़ नेसेसरी टू डिसाइड वेदर टू होलसेल और रिटेल प्राइस। अब प्राइस इंडेक्स में भी कौन सी प्राइस लें साहब, होलसेल प्राइस लें या रिटेल प्राइस लें। होलसेल प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ, रिटेल प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ, सब में अलग अलग है। The choice would be depend on for the purpose, for it is necessary to decide about the period to which such prices will be related. There may be average of price for certain time period or the end of the period. The former is normally preferred. समझिएगा, अब आप किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो उस पर फ़र्क पड़ेगा। भाई आप होलसेल प्राइस इंडेक्स भी ले सकते हो, आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी ले सकते हो। अब कौन सा लें, अगर आप कंट्री के प्रोडक्शन वगैरह के लिए, महंगाई के लिए देख रहे हैं तो होलसेल ठीक है, लेकिन जो कंज्यूमर है उसके लिए देखोगे तो उसके लिए होलसेल काम का नहीं है, क्योंकि वो तो होलसेल पे खरीद नहीं रहा है, वो तो कंज्यूमर रिटेल प्राइस पे खरीद रहा है। तो उनके लिए रिटेल प्राइस जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सेलेक्शन ऑफ फार्मूला, फार्मूला कौन सा सेलेक्ट करें। द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट फार्मूला अराइज सिंस डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिसेज डिफरेंट वैल्यूज व्हेन अप्लाइज टू सेम डाटा। अब अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करोगे तो अलग अलग फार्मूला दे रखा है सबने, और सबके हिसाब से जो इंडेक्स नंबर है वो अलग अलग आएंगे। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला हमारे लिए ज़्यादा सही है। वी विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिसेज यूज इन द कंस्ट्रक्शन। आगे हम जाके इनको देखेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, अब देखो बहुत सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। देखो, अगर आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप क्या करें, प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। प्राइस का मतलब क्या है, प्राइस को कैसे लिखते हैं, पी से, क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, क्यू से, और वैल्यू को कैसे लिखते हैं, वी से। वैल्यू का मतलब क्या है समझिएगा, जैसे 10 रुपये भाव है, ठीक है, और
ये मान लीजिए 100 kg क्वांटिटी है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 100 kg के 10 रुपये के भाव के हिसाब से कितना हो गया 1000। अब भाव कितने हो गए 11, और ये क्वांटिटी का प्रोडक्शन हो गया मान लीजिए 120। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12 × 11, 12 और 12 2 3 और 1, ये हो गया 1320। क्लियर है। सिंपल देखिएगा, पहला तो है सिंपल। सिंपल तो क्या कहता है कि प्राइस का कैलकुलेट कर रहे हो, प्राइस का देखो, क्वांटिटी का कर रहे हो, क्वांटिटी का देखो, वैल्यू का कैलकुलेट कर रहे हो, वैल्यू का देखो, आसपास में देखने की जरूरत नहीं। तो सिंपल में तो क्या कहेगा कि प्राइस में क्या इंक्रीज हुआ साहब, तो वो कह रहा है कि 11 हो गया जो पहले 10 था, तो 100 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। सिंपल क्वांटिटी का कर रहे हैं तो कि भाई 120 kg हो गया जो पहले 100 kg होता था, तो परसेंटेज के हिसाब से बता दीजिए कितना इंक्रीज हुआ। वैल्यू के हिसाब से कहें 1320 का जो वैल्यू है वो पहले कितनी थी 1000 की थी, तो ये 100, तो आपने यहाँ पर क्या कहा कि 110% हो गया, या इंडेक्स के हिसाब से कहें तो 110 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 120 हो गया इसका सिंपल सा, और इसका कितना हो गया 132 हो गया। क्लियर है। तो ये प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स सिंपल है। ये तो मतलब कि आसपास में देख ही नहीं रहा है। प्राइस जब देख रहा है तो सिर्फ प्राइस देख रहा है, क्वांटिटी जब देख रहा है तो क्वांटिटी देख रहा है, वैल्यू जब देख रहा है तो वैल्यू देख रहा है। लेकिन फिर किसी ने कहा कि भाई देखो ये तो आपकी बात जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो सिर्फ प्राइस से क्या फ़र्क पड़ता है, प्रोडक्शन भी इम्पेक्ट करता है, तो सिर्फ प्राइस के हिसाब से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन्होंने क्या कहा कि सर फिर क्या करें, तो इन्होंने कहा कि अब वेटेड कैलकुलेट करो। हमने कहा वेट कैसे दें, तो उन्होंने कहा प्राइस का अगर इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो क्वांटिटी का वेट दो, क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो प्राइस का वेट दो। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा देखो भाव 11 हो गए, पहले 10 थे, अब क्वांटिटी जो है वो देखिए। हमने कहा क्वांटिटी में सर प्रॉब्लम आएगी, क्वांटिटी कौन सी लें, 100 लें, पहले 100 kg था, अब 120 kg है, हम किसको लें। तो यहीं पर अलग अलग वेटेड में अलग अलग मेथड है। एक ने कहा कि 100 को ले लो, एक ने कहा कि 120 को ले लो, एक ने क्या कहा वेट किसका दे दो 120 का दे दो। अब 100 वाले को भी मना किया कि गालियाँ निकाली कि 100 कैसे ले रहा है पागल, ये क्या बात हुई, तुम्हारे जचे तो तुम 100 ले लिए। तो इसने कहा कि क्यों 100 में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा 100 तो पुरानी है, 120 लेना चाहिए। इसने 120 लिया तो 120 वाले गालियाँ दी कि 120 तो एकदम नया है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो कोई बेचारा तीसरा है, उसने कहा कि एक काम करो तुम दोनों मत लड़ो, 100 और 120 का एवरेज ले लो जो है 110 कि 110 ले लो। क्लियर है। ये तीसरा आया, इसको भी गालियाँ पड़ी कि ये ऐसा कैसे ले लो। तो फिर उसने कहा कि एक काम करो, ये 11 और 10 और इसका जो है वो 100 और 120 का क्या कर दो जियोमेट्रिक मीन ले लो। तो ये 4 लोग थे, 4 मेथड थे। इतना सिंपल तरीके से समझिएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला आपको समझ आएगा। देखो सबसे पहले सिंपल जो है, सिंपल तो क्या कहता है PN, प्राइस जो एन मतलब कि जिस साल का आप कैलकुलेट कर रहे हो, डिवाइडेड बाय P0 मतलब बेस ईयर में जो प्राइस है। 0 का मतलब यहाँ पर क्या है बेस ईयर है, N मतलब जो करंट ईयर जिसका आप कैलकुलेट कर रहे हो। क्लियर है। PN डिवाइडेड बाय P0। हमने कहा क्वांटिटी का कैलकुलेट करना है तो QN डिवाइडेड बाय Q0, ये तो परसेंटेज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया। और वैल्यू रिलेटिव कैलकुलेट करना है तो VN डिवाइडेड बाय V0 कर दो। ये तो सिंपल है, ये सिर्फ सिंपल चल रहा है। क्लियर है। VN कैसे कैलकुलेट करोगे, आज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आज की प्राइस आज की क्वांटिटी। और V0 कैसे कैलकुलेट करोगे, बेस ईयर की प्राइस बेस ईयर की क्वांटिटी। क्लियर है। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तो होता है लिंक रिलेटिव और एक होता है लिंक रिलेटिव। पहले समझिएगा, जब आप क्या करते हो लिंक रिलेटिव क्या होगा, व्हेन द सक्सेसिव प्राइस और क्वांटिटी आर टेकन रिलेटिव आर कॉल्ड लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव कैसी होगी, ऐसी मतलब P1 P0, P2 का P1 से, P3 का P2 से, Pn का Pn-1 से, मतलब सक्सेसिव कंटिन्यू आगे से आगे चलती रहेगी, एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, चौथे का पांचवें से, पांचवें का छठे से। ये तो क्या है लिंक रिलेटिव।
एक इसका जस्ट ऑपोजिट होता है व्हेन द अबोव रिलेटिव आर टेकन इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स बेस पीरियड। हमने फिक्स बेस पीरियड कर दिया P0 और उसी से सारा कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, चेन रिलेटिव। उसे हम क्या कहते हैं, चेन रिलेटिव। तो लिंक रिलेटिव तो कैसा है, ये ऐसा लिंक रिलेटिव। चेन रिलेटिव कैसा है, ऐसा, मतलब कि आप बेस ईयर से ही कर रहे हैं। तो P1 डिवाइडेड बाई P0, P2 डिवाइडेड बाई P0, P3 डिवाइडेड बाई P0, Pn डिवाइडेड बाई P0। अगर इस तरीके से आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, चेन रिलेटिव कहते हैं। क्लियर है। मेथड देखिए एक बार सब करके मैं वापस रिवाइज करूंगा तब आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। मेथड जो है उसके अंदर क्या है, सिंपल, जिसमें एग्रीगेटिव और रिलेटिव, और वेटेड के अंदर भी एग्रीगेटिव और रिलेटिव। एग्रीगेटिव के अंदर क्या होगा, रिलेटिव में तो मतलब आप क्या कर रहे हो, परसेंटेज ऐसा कुछ जो कर रहे हो, ताकि आप क्या करो, रिलेटिव कब करते हैं, ताकि आप फॉर कंपेरेबिलिटी, मतलब आप उससे क्या कर सको, कंपेयर कर पाओ, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रिलेटिव मेजर लेते हो। क्लियर है। तो जैसे एक तो कि 10 बढ़ा ऐसा का और एक 10% बढ़ा, तो आपको समझ आएगा कि इसका 10% बढ़ा, इसका 15% बढ़ा। एक आपने कहा 10 बढ़ा, इसने कहा कि 15 बढ़ा। अब सीधा अगर परसेंटेज नहीं है तो फिर आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब मैंने एग्जांपल ले रखा है कि भाई एक 10 में से 9 नंबर लेके आया, एक 100 में से 50 लेके आया, तो यूँ तो 50 ज़्यादा लेके आया, लेकिन वो 100 में से लेके आया, तो उनका रिलेटिव जब तक परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करोगे कंपेरिजन नहीं कर पाओगे। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड बहुत सही तरीके से समझिएगा। देखो सिंपल जो है वो अपन ने क्या कहा कि Pn डिवाइडेड बाई P0 अगर प्राइस का करना है, क्वांटिटी का करना है Qn डिवाइडेड बाई Q0, वैल्यू का करना है Vn डिवाइडेड बाई V0। बस ये इनका सिंपल है। क्लियर है। अगर यहीं पर इनका रिलेटिव करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ये मल्टीप्लाई बाय 100, ये मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या हो गए, रिलेटिव हो गए। क्लियर है। अब आता है वेटेड। वेटेड के अंदर क्या है, जैसे वेटेड के अंदर दो चीज़ें, या तो आप प्राइस का कैलकुलेट कर रहे हो या क्वांटिटी का कर रहे हो। जब आप प्राइस के इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो वेट किसका दोगे, क्वांटिटी का। जब क्वांटिटी का कैलकुलेट करते हो तो किसका दोगे, प्राइस का दोगे। अपन ने क्या कहा था कि अलग अलग लोग आए। पहले ने क्या कहा कि भाई प्राइस जो वो, जैसे प्राइस का तो सीधा है भाई, प्राइस इंडेक्स है तो मतलब Pn डिवाइडेड बाई P0 होगा, ये तो फिक्स हो गया। Pn डिवाइडेड बाई P0, Pn डिवाइडेड बाई P0, Pn डिवाइडेड बाई P0, ये तो फिक्स हो गया। अब किसी ने क्या कहा, पहले ने क्या कहा, एक काम करो, एक आया लेस पेयर। लेस पेयर ने क्या कहा कि क्वांटिटी क्या कर दो, इन दिस इंडेक्स बेस ईयर क्वांटिटी जो है वो ली गई, तो कि Pn Qn डिवाइडेड बाई Q0। इसके बाद में एक पास्ट से आया जिसने क्या कहा, करंट ईयर की क्वांटिटी का वेट दो, तो उसने क्या कहा Pn Qn डिवाइडेड बाई P0 Pn Qn डिवाइडेड बाई P0 Qn। देखो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला आपको याद कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो एक तो ये तो हो गया लेस पेयर, ये हो गया पास्ट से, ये हो गया मार्शल एंड एडगेवर्थ, और ये हो गया फिशर। पहले तो सब में जैसे प्राइस का कर रहे हो तो पहले क्या कर दो, Pn डिवाइडेड बाई P0, Pn डिवाइडेड बाई P0, Pn डिवाइडेड बाई P0, Pn डिवाइडेड बाई P0। प्राइस का कर रहे हो, क्वांटिटी का करते तो क्या करते, Qn डिवाइडेड बाई Q0 करते। यहाँ तक की बात खत्म। अब इसने क्या कहा, लेस पेयर ने क्या कहा कि आप क्या कर दीजिए, वेट किसको दीजिए, बेस ईयर को दीजिए। तो इसने क्या कहा Qn डिवाइडेड बाई Q0 कर दो। इसने क्या कहा, करंट ईयर को बेस दो, करंट ईयर के हिसाब से बेस ईयर जो करंट ईयर को मानो, मतलब कि Qn डिवाइडेड बाई Qn। इसने क्या कहा कि न तो बेस ईयर को दो न करंट ईयर को दो, आप क्या कर दो, दोनों का एवरेज ले लो। तो हमने क्या कहा, कैसे करें, तो उन्होंने कहा कि Q0 प्लस Qn डिवाइडेड बाई 2 कर दो, और यहाँ पर भी क्या कर दो, Q0 प्लस Qn डिवाइड बाई 2 कर दो, मतलब उनका एवरेज ले लो। 2 से 2 कट गया तो ये क्या हो जाएगा, Q0 प्लस Qn, Q0 प्लस Qn, Q0 प्लस Qn, Q0 प्लस Qn। और सबसे लास्ट में जो आया फिशर, इसने सबसे बढ़िया दिया। इसने क्या कहा कि आप क्या कर दो, जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर दो। जियोमेट्रिक मीन कैसे होता है, आपको पता ही है जियोमेट्रिक मीन कैसे होता है, x1 इंटू x2, अगर 2 है तो अंडर में होता है, वैसा वैसा यहाँ पर 2 ही है, प्राइस और क्वांटिटी 2 ही है। तो ये क्या कहता है, Pn Q0 P0 Q0। सर ये तो देखा देखा लग रहा है, अरे भाई देखा देखा क्या लग रहा है, ये तो हो गया लेस पेयर,
और ये जो है ये PN P0QN, सर ये भी देखा देखा लग रहा है, ये क्या है, पाश्चे। तो इसने क्या कहा, पाश्चे और इन दोनों का क्या कर दो, जियोमेट्रिक मीन ले लो। सर फॉर्मूले एक बार तो थोड़े बहुत समझ आए, लेकिन पूरे अच्छे समझने हैं, पूरे याद करवा दूँ। देखो एक बार वापस देख लीजिएगा, सारे आपको याद हो जाएंगे। प्राइस कर रहे हो PN P0, PN P0, PN P0, PN P0, क्लियर है। लेस पेयर ने क्या कहा, समझिएगा, लेस पेयर ने क्या कहा कि क्वांटिटी लो QN और बेस लो 0 को। पाश्चे ने क्या कहा कि क्वांटिटी लो दोनों जगह करंट की, और इसने क्या कहा, ना तो आप बेस की लो ना आप आज की लो, इन दोनों का क्या कर दो, एवरेज कर दो। तो Q0 प्लस QN डिवाइड बाई 2 वाला दोनों जगह तो वो कट जाएगा, तो Q0 प्लस QN। और फिशर ने क्या कहा, देखो लेस पेयर आया, उसने कहा कि Q0 लो, तो लोगों ने कहा कि यार बेस ईयर से कैसे ले रहे हो। पाश्चे आया, उसने कहा करंट ईयर से लो, तो उसने को कहा करंट ईयर से कैसे ले रहे हो। मार्शल और ये आया, तो इसने क्या किया, दोनों का अर्थमेटिक मीन कर दिया। तो लोगों ने कहा कि यार अर्थमेटिक मीन तो गलत है, हमने ऊपर ही पढ़ा जियोमेट्रिक मीन सही है। तो फिशर आया, उसने कहा कि ठीक है, तुम लोग मेरे से इससे सेटिस्फाई हो जियोमेट्रिक मीन से। तो इसने क्या किया, सिंपल सा लिखा कि देखो इसका फॉर्मूला यूँ याद रखिएगा, लेस पेयर और इनटू पाश्चे। ये जो पाश्चे और लेस पेयर था, इसका जियोमेट्रिक मीन ले लिया इसने। लेस पेयर का फॉर्मूला क्या है, सर लेस पेयर ने लिया PN P0 और उसने लिया था QN Q0, और पाश्चे ने क्या किया था, PN P0 थी, इसका बेसिक था, और इसने क्या कर दिया था, QN और QN कर दिया था। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात। तो ये इसका जियोमेट्रिक मीन। अब यहाँ से आपको चारों फॉर्मूले याद आ गए होंगे, क्लियर है। और एक वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, ये तो सिंपल सही है, PN Q0 और P0 Q0, ये इस तरीके से। अब यहीं पर जस्ट इसका ऑपोजिट, अगर आपसे क्वांटिटी वाले कैलकुलेट करने को कहे, अगर आपको कहे कि क्वांटिटी वाले कैलकुलेट करके बताओ, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो क्या करोगे, QN Q0 QN Q0 QN Q0 और इसका तो फिशर का तो सीधा अपन ले लेंगे, ठीक है। फिर इसने क्या कहा था कि बेस ईयर के हिसाब से चलो, तो PN P0। इसने क्या कहा, करंट के हिसाब से PN। इसने क्या कहा था, दोनों का अर्थमेटिक मीन कर दो, तो PN प्लस P0, PN प्लस P0, ठीक है। और इसने क्या कहा, लास्ट पेयर और पाश्चे जो है इन दोनों का जियोमेट्रिक मीन ले लो। मतलब इसने क्या कहा कि QN Q0 PN P0 गुणा QN PN डिवाइडेड बाय Q0 PN। क्लियर है, समझ पा रहे बात। वेटेड एवरेज ऑफ द रिलेटिव मेथड टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज को हटाने के लिए रिलेटिव जो मेजर है वो लाया गया, ये याद ही रखिएगा, PN Q0 और P0 Q0। इसने क्या किया, दोनों जगह 0 ले लिया, ठीक है, बेस ईयर में, और ये यहाँ पर ले लिया, तो ये रिलेटिव मेजर। समझ पा रहे हैं बात। जस्ट इसके आगे का क्वांटिटी वाला, क्वांटिटी के अंदर सेम वैसा का वैसा ये सारे के सारे लेस पेयर पाश्चे और ये सेम के सेम है, उसी तरीके से कैलकुलेट होंगे। और VN अगर वैल्यू का करते हैं तो VN डिवाइडेड बाय V0, सिंपल सही है, क्लियर है। अब हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, एक तो हमने चेन पढ़ा था और एक लिंक पढ़ा था। अब समझिएगा, सर लिंक का कौन सा था, याद रखिएगा, लिंक कौन सा था, लिंक ऐसा था, लिंक इतना कर दीजिएगा, आप जब नोट्स बनाए ना तो लिंक को ऐसे बना दीजिए, लिंक ये ऐसे, लिंक ऐसे, मतलब लिंक कैसे होगा, P1 P0, ठीक है, P2 P1, P3 P2, P4 P3, PN -1।
चेन कैसा करोगे, ये ऐसा, मतलब P1 P0, P2 P0, P3 P0, P4 P0। समझ पा रहे बात? तो ये यहाँ पर क्या है, द चेन इंडेक्स नंबर। सो फार वी कंस्ट्रक्टेड ए फिक्स्ड बेस बट इट डज नॉट सूट व्हेन द कंडीशन चेंज क्वाइट फास्ट। अगर बहुत ज़्यादा चेंज होती है तो वहाँ पर अपने को ये जो है वो ये करना ज़्यादा सही नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, इन सच ए केस द चेंजिंग बेस, फॉर एग्जाम्पल 1998 फॉर 1999, फिर 1999 से 2000 के बीच में हर साल जो हम बेस जो वो नया लेके आना चाहते हैं। लिंक के अंदर देखो क्या कर रहे हैं हम, हर बार बेस जो वो नया लेके आ रहे हैं। चेन के अंदर क्या कर रहे हैं हम, बेस हर बार एक ही रख रहे हैं। so more suitable if however it is desired to associate these relative to a common base। अगर हम उसे कॉमन बेस से करना चाहते हैं, रिजल्ट में भी चेन, रिजल्ट जो वो क्या होगा, चेन होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर रिलेटिव फॉर ईच ईयर, फर्स्ट रिलेटिव टू प्रेसिडिंग ईयर कॉल्ड लिंक रिलेटिव, जस्ट पीछे वाले से करते हैं तो वो तो लिंक रिलेटिव है, एंड देन दे आर चेन टुगेदर बाय सक्सेसिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फॉर्म चेन। तो चेन इंडेक्स में क्या करेंगे, पहले लिंक करके फिर चेन करेंगे। चेन इंडेक्स नंबर अलग से कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं मेथड से समझाता हूँ एक एग्जांपल से। देखो चेन इंडेक्स कैसे बनाएंगे, 1991, 92, 93, 94, 95, 96, 97 इस तरीके से प्राइस दे रखी है। प्राइस हो गई 50, 60, 62, 65, 70, 78, 82, 84। पहले तो क्या करेंगे, लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे। लिंक रिलेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50 की प्राइस को हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है, मतलब उसका इंडेक्स नंबर 100 मान लिया। शुरुआत हमेशा बेस क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। फिर क्या हुआ, ये 50 से 60 हुआ है, ठीक है, चूँकि ऐसा पढ़ते थे, ये 50 की जगह कितना हो गया, 60 हो गया, तो एक की जगह कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 50, तो 100 की जगह कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना हो गया, 120। फिर क्या करेंगे, ये 60 से 62 हो गया, 60 से 62 हो गया, तो ये इसका कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय वापस कर दिया। देखो लिंक रिलेटिव का मतलब क्या है, फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर P1 अपॉन P0, इसको नाम दे दीजिए P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6। लिंक रिलेटिव कैसे होते हैं, P1 P0, यहाँ क्या हो जाएगा P2 P1, यहाँ क्या हो जाएगा P3 P2, P4 P3, P5 P4, इस तरीके से ये इसके कैलकुलेट किए। फिर इसको वापस क्या करेंगे, चेन इंडिसेज करेंगे। चेन इंडिसेज कैसे करेंगे, चेन कैसे करते हैं, यहाँ पर क्या कर देंगे, P1 P0, P2 P0, P3 P0। तो देखो 120, 100, 103.3, 100, ये P0 वाला, 104.8, 100, 107.7, 100। तो ये इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, चेन इंडेक्स नंबर जब कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं तो ये इस तरीके से किए जाते हैं। ये चेन इंडेक्स का फॉर्मूला जो याद रखिएगा, इसको कैसे करते हैं, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। या फिर इसको सिंपल सा इस तरीके से फॉर्मूले से भी ना करके आप इस तरीके से करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई पहले लिंक रिलेटिव कैलकुलेट किए, फिर चेन इंडिसेज किए। लिंक रिलेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लिंक रिलेटिव सर हम बहुत सिंपल तरीके से करते हैं कि मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, P1 को P0 से, P2 को P1 से, P3 को P2 से, P4 को P3 से। और चेन कैसे करते हैं, P1 को P0 से, P2 को P0 से, P3 को P0 से, P4 को P0 से। क्लियर? You have noticed that the link relative reveal annual changes with reference to previous year। लिंक तो जस्ट पीछे वाले साल से चेंज कर रहा है, बट when they are changed they change over a fix। जैसे ये तो है, ये 120 हुआ तो ये कंपैरिजन किसका, इसका इसके साथ है, ये कंपैरिजन किसका, इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। लेकिन यहाँ इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है। तो यहाँ पर बेस ईयर के हिसाब से हम कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं चेन इंडिसेज के अंदर। क्लियर है? क्वांटिटी इंडेक्स, प्राइस का जस्ट ऑपोजिट क्वांटिटी, ऊपर अपन ने जो फॉर्मूले देखे उसके हिसाब से आप जो है वो देख लीजिएगा, आपको सिंपल तरीके से समझ आ जाएगा। क्लियर है तो थोड़ा सा ही पोर्शन, थोड़ा क्लास लंबी होगी लेकिन कर लेते हैं ना।